हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है एसएलई। एसएलई का हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने एसएलई का आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था और एसएलई में जो ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस कर दिया था। रिकैप में ब्रीफ में आज इस लेक्चर में थोड़ा सा समझा देते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या बात की थी। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो एसएलई जो होती है वो एक ऑटो इम्यून डिसीज होती है। क्या होती है? ऑटो इम्यून डिसीज होती है। ऑटो इम्यून डिसीज क्या होती है? ऐसी डिसीजेस जिसमें हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी के एंटीजन सेल्स और टिश्यूज के खिलाफ अटैक कर दे, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे चला जाए, तो उन डिसीजेस को ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं। रिपीट अगेन, जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी के एंटीजन सेल्स या टिश्यू के खिलाफ अटैक शो करे तो इसको क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं। एसएलई भी क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसीज है। लेकिन ये किस नेचर की है? ये सिस्टमिक नेचर की है। सिस्टमिक का मतलब होता है मल्टीपल ऑर्गन्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसएलई में क्या होगा? मल्टीपल ऑर्गन्स अफेक्ट होंगे। तरीका क्या होगा अफेक्ट होने का? इन मल्टीपल ऑर्गन्स के खिलाफ क्या बनती हैं? ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं। क्या बनती हैं? एंटीबॉडीज बनती हैं। ठीक है, आपको पता है जो ऑर्गन्स होते हैं वो किससे मिलकर बना होता है? टिश्यू से। और टिश्यू अल्टीमेटली किससे मिलकर बना होता है? सेल्स से। तो जो ऑटो एंटीबॉडीज बन रही होंगी वो भले ही ऑर्गन के खिलाफ बन रही हैं बट अल्टीमेटली किसके खिलाफ बनती हैं? सेल्स के खिलाफ। अब सेल्स में तो कई कंपोनेंट होते हैं। ये बाहर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इस पे सरफेस एंटीजन होते हैं, है ना, एक साइटोप्लाज्म भी होता है और एक अंदर न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, किसी भी कंपोनेंट के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडी बन सकती है एसएलई में। ठीक है, कभी कभी इस सेल्फ एंटीजन जो सरफेस पे जो एंटीजन है, सरफेस पे जो एंटीजन है इसके खिलाफ भी बन सकती है, साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट के खिलाफ भी बन सकती है, न्यूक्लियर कंपोनेंट के खिलाफ भी बन सकती है। लेकिन प्रेजेंस ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट न्यूक्लियर कंपोनेंट इज द स्पेसिफिक इन एसएलई। लाइक आपको पता है कि आपके न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। अगर इनके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडी बन रही है, इनके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडी बन रही है, जिनको हम क्या बोलते हैं? एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज। तो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज का बनना एसएलई का क्या होता है? एक तरह से मार्कर होता है। हालांकि एंटीबॉडीज और भी कई कंपोनेंट के खिलाफ बन सकती हैं। इस सरफेस एंटीजन के खिलाफ बन सकती हैं, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के खिलाफ बन सकती हैं, किसी के भी खिलाफ बन सकती हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स जिसकी वजह से क्या होंगे? अफेक्ट होंगे। तो ये तो थी एसएलई। अब हमको यह समझना है बेसिकली इस लेक्चर में कि इस एसएलई की इटियोलॉजी क्या है, यानी कि एसएलई हो क्यों रही है, इसका कॉज क्या है, ओरिजिन क्या है इसकी, ये बीमारी कैसे स्टार्ट हुई, एसएलई कैसे स्टार्ट हुई, कैसे ओरिजिन हुई। दूसरा, हमको इसकी पैथोजेनेसिस समझनी है। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है कि ओरिजिन होने के बाद इस डिसीज में कैसे डेवलपमेंट हुआ, इसने कैसे कैसे टिश्यू को डैमेज किया हमारी बॉडी के अंदर। तो पहला इटियोलॉजी, कॉज ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन कैसे हुई। दूसरा, मोड ऑफ डेवलपमेंट, मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट। तो हमको इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस दोनों समझनी है एसएलई की। तो जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एसएलई क्या है? एक ऑटोइम्यून डिसीज है। क्या है? एक ऑटोइम्यून डिसीज है। तो मैकेनिज्म तो वही रहेगा जो ऑटोइम्यून डिसीज का रहा। एसएलई क्योंकि एक ऑटोइम्यून डिसीज है तो एसएलई का जो कॉज होगा या ओरिजिन होगी वो सेम वही ओरिजिन होगी जो ऑटोइम्यून डिसीज की होती है। तो आपको पता है कि ऑटो इम्यून डिसीज जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ऑटो इम्यून डिसीज का जो कॉज ऑफ ओरिजिन होता है वो क्या होता है? फेलियर ऑफ सेल्फ टॉलरेंस। कि अगर सेल्फ टॉलरेंस क्या हो जाए? फेल हो जाए तो क्या हो जाएगी? ऑटो इम्यून डिसीज हो जाएगी। ये सेल्फ टॉलरेंस क्या था? तो आपको पता है कि अगर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम है तो यूजुअली जनरली आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो आपकी बॉडी के एंटीजेंस, आपकी बॉडी की सेल्स और आपकी बॉडी की टिश्यूज, इनके खिलाफ कोई अटैक नहीं करता। यही क्या है? सेल्फ टॉलरेंस। कि अपनों के खिलाफ टॉलरेंस शो करना, अपनों के खिलाफ कोई अटैक नहीं शो करो, उनके खिलाफ टॉलरेंस शो करो, उनको टॉलरेट करो, उनके खिलाफ अटैक मत करो। ये थी सेल्फ टॉलरेंस। तो जब तक सेल्फ टॉलरेंस थी तब तक आप भले चंगे थे। लेकिन जब ये सेल्फ टॉलरेंस फेल हो गई तो फिर आपको क्या हुआ? आपका इम्यून सिस्टम आपके ही कंपोनेंट्स पे क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है और बीमारी हो रही है ऑटोइम्यून डिसीज। उसी का एक एग्जांपल है एसएलई। तो एसएलई में क्या हो रहा है? फेलियर ऑफ सेल्फ टॉलरेंस हो रहा है। अच्छा, अभी सेल्फ टॉलरेंस क्यों फेल हो रही है? तो इसके जब हमने टॉलरेंस नाम से भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ा है, आप उसको देख लीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, यहां हम बता देते हैं थोड़ा सा उसके बारे में। तो मैंने आपको बताया कि सेल्फ टॉलरेंस जो है वो फेल हो रही है। तो ये फेल क्यों हो रही है? तो इसके तीन रीजन है बेसिकली। एक है जेनेटिक फैक्टर, कि जेनेटिक फैक्टर की वजह से फेल हो रही है। दूसरा, एनवायरमेंटल ट्रिगर्स की वजह से फेल हो रही है। और तीसरा, इम्यूनोलॉजिक फैक्टर की वजह से क्या हो रही है? फेल हो रही है। ठीक है, तो अब हम इस बात पे आ गई कि जो एसएलई हो रही है वो सेल्फ टॉलरेंस के फेल होने की वजह से हो रही है। और सेल्फ टॉलरेंस 3 रीजन की वजह से फेल हो रही है: जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर एंड इम्यूनोलॉजिक फैक्टर।
सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर के बारे में बात करते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं जीन्स में क्या आ रही होगी, एबनॉर्मलिटी आ रही होगी। अच्छा, जीन्स में एबनॉर्मलिटी आने की वजह से क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडी, अपने ही एंटीजेंस सेल्स और टिश्यूज के खिलाफ क्या बन रही है, एंटीबॉडी बन रही है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, ऑटो एंटीबॉडी बन रही है, ऑटो एंटीबॉडी बोल रहे हैं। तो जेनेटिक फैक्टर, जीन्स में एबनॉर्मलिटी होने की वजह से क्या हो रहा है, ऑटो एंटीबॉडी बन रही है, यानी हमारी बॉडी के कंपोनेंट्स के खिलाफ ही एंटीबॉडी बन रही है। दूसरा, जो हमारी लिम्फोसाइट्स हैं वो सेल्फ रिएक्टिव नेचर की बन रही हैं, यानी ऐसी लिम्फोसाइट्स बन रही हैं, ऐसी लिम्फोसाइट्स बन रही हैं जो हमारी बॉडी के ही टिश्यू सेल्स और एंटीजेंस पे अफेक्ट कर रही हैं, अटैक कर रही हैं। तो ये कैसी हैं, सेल्फ रिएक्टिव। कैसी, सेल्फ रिएक्टिव। तो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की वजह से ऑटो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा है और सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन हो रहा है, और यही क्या कर रहे हैं, एसएलई कॉज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर और इम्यूनोलॉजिक फैक्टर को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इनके बारे में बता देते हैं। इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स क्या करते हैं, जो इस केस में ये जो सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स बन रही हैं, ऐसी लिम्फोसाइट्स जो हमारे बॉडी के कंपोनेंट पे अटैक करने वाली हैं, इनका फॉर्मेशन होता है, इनको एक्टिवेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक्टिवेट। इन्वायरमेंटल ट्रिगर और इम्यूनोलॉजिक फैक्टर क्या करते हैं, ये जो सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स बन गई हैं इनको एक्टिवेट कर देते हैं। ये बन तो गई थी बट एक्टिवेट नहीं थी, इनको एक्टिवेट करने का काम ये दोनों फैक्टर कर देते हैं, और जब ये एक्टिवेट हो जाती हैं तो फिर ये डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। वापस आ जाते हैं अपने जेनेटिक फैक्टर पे। जेनेटिक फैक्टर क्या कर रहा था, ऑटो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करा रहा था और सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन करा रहा था। आपको पता है, चाहे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो चाहे एसएलई हो, एसएलई भी तो क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। दुनिया का कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो वो कैसा होता है, कंप्लेक्स मल्टीजेनिक डिसऑर्डर होता है, यानी इसमें कई जीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन हमें तो अपना मतलब इस बार किससे है, एसएलई से। तो सर एसएलई के बारे में बताइए, एसएलई में वो कौन से मल्टी जीन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। तो एसएलई में जो मल्टी जीन्स इन्वॉल्व होंगे वो हैं एमएससी जीन और मल्टीपल नॉन एमएससी जीन। एमएससी जीन जो होते हैं ये प्राइमरली क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एसएलई। एमएससी जीन कहां प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 6। ये एमएससी क्या है, इट इज मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जीन। क्या है, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जीन। अच्छा, कहां प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 6 पे। और आपने एक जीन और सुना होगा, एचएलए जीन, जिसको बोलते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जीन्स। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जीन्स, ये जो एचएलए जीन्स होते हैं ये इन एमएससी जीन का ही क्या होता है, एक पार्ट होते हैं। और जब इन्हीं का पार्ट होते हैं तो कहां प्रेजेंट होंगे, क्रोमोसोम नंबर 6 पे प्रेजेंट होंगे। तो बेसिकली मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि एसएलई जो है वो एक कंप्लेक्स मल्टीजेनिक डिसऑर्डर है, और इसमें इन्वॉल्व जो प्राइमरली सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं एमएससी जीन। और एमएससी जीन का भी कौन सा पार्ट, एचएलए जीन्स वाला पार्ट। कहां प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम नंबर 6 पे। एचएलए जीन्स में भी जो एचएलए डीक्यू होता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज। एचएलए जीन्स में भी जो एक इसका टाइप है एचएलए डीक्यू, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज। यहां हमने भी क्या बात करी थी, थोड़ी देर पहले क्या बात करी थी कि जेनेटिक फैक्टर की वजह से क्या होगा, ऑटो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होगा। तो आपने देख लिया, इस एचएलए डीक्यू की वजह से क्या हो रहा है, ऑटो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा है। और ये ऑटो एंटीबॉडी किसके खिलाफ बन रही है, हमारी सेल के जो न्यूक्लियस के अंदर जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसके खिलाफ, और हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो नॉन स्टोन प्रोटीन होती हैं जो आरएनए से बाउंड रहती हैं, उनके पास एक एंटीजन होता है स्मिथ एंटीजन, उसके खिलाफ, और फॉस्फोलिपिड के खिलाफ। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनती हैं उनको एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज बोलते हैं, और ये मेजर रेस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, एसएलई के लिए। तो ये बात तो क्लियर होगी, ये वाली ऑटो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होना। दूसरा क्या था, सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट जनरेट होती हैं, वो कैसे होती हैं। तो एक तो हमने एचएलए डीक्यू जीन के बारे में बात कर ली। एचएलए डीक्यू के अलावा और भी कई जीन्स होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं एसएलई के साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एसएलई क्या है, कॉम्प्लेक्स मल्टीजीनिक डिसऑर्डर है, कई सारी जीन इन्वॉल्व होंगे। तो एचएलए डीक्यू का तो समझ में आ गया कि ऑटो एंटीबॉडीज में इसका कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, हमारी बॉडी में और जीन्स होते हैं, लाइक एआईआरई जीन, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून रेगुलेटर जीन। क्या बोलते हैं, एआईआरई क्या है, ऑटो इम्यून रेगुलेटर जीन। ठीक है, और एक जीन होता है फॉक्सएन1 जीन, फॉक्सएन1 जीन। इनका काम क्या होता है, बोन मैरो और थाइमस में जब हमारी टी सेल्स मैच्योर हो रही होती हैं, ठीक है, उनका मैच्योरेशन कंट्रोल करते हैं। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, ये जीन क्या करते हैं, एआईआरई एंड फॉक्सएन1,
ये क्या करते हैं, अगर कोई ऐसी टी सेल्स है जो सेल्फ रिएक्टिव नेचर की है, कैसी है, सेल्फ रिएक्टिव नेचर की है, हमारी बॉडी के कंपोनेंट को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसको क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, उसका नेगेटिव सिलेक्शन कर देते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं, उसको किल करा देते हैं। बस समझ भाई, मैंने आपको क्या बताया, हमारी बॉडी में जो AIRE जीन है, ऑटो इम्यून रेगुलेटर जीन, और FOXN1 जीन, ये बोन मैरो में और थैमस में हमारी टी सेल्स के मैच्योरेशन को कंट्रोल करते हैं। ये देखते हैं अगर कोई सेल्फ रिएक्टिव नेचर की अगर लिम्फोसाइट जनरेट होती है तो उसको डिलीट करा देते हैं, उसको किल करा देते हैं। अगर मान लो किसी भी रीजन की वजह से इन जीन्स के अंदर क्या आ जाए, एबनॉर्मलिटी आ जाए, ससेप्टिबिलिटी आ जाए, तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्फ रिएक्टिव टी लिम्फोसाइट्स हैं वो बनने लगेंगी और रिलीज होने लगेंगी। इनको कौन रोकता था, सेल्फ रिएक्टिव टी लिम्फोसाइट्स को कौन रोकता था, हमारी बॉडी में आने से, हमारी बॉडी में फैलने से, यही जीन। और इन जीन में क्या हो गई, एबनॉर्मलिटी आ गई, तो सेल्फ रिएक्टिव टी लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में फैलने लग जाएंगे। उसी तरीके से हमारी बॉडी में जीन्स होते हैं RAG1 और RAG2, ये देखते हैं बी लिम्फोसाइट्स को। ये किसको चेक करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स को, बोन मैरो में, कि बोन मैरो में जो बी लिम्फोसाइट्स बन रही हैं वो सेल्फ रिएक्टिव नेचर की ना हो, सेल्फ रिएक्टिव नेचर की ना हो, अपनी बॉडी के कंपोनेंट के खिलाफ अटैक ना करें। लेकिन गलती से अगर ऐसी सेल्स बन जाती हैं तो उनका क्या करा देते हैं, रिसेप्टर एडिटिंग करा देते हैं, उनके सेल के रिसेप्टर को ही बदल देते हैं, जिसकी वजह से वो सेल्फ रिएक्टिव नेचर की नहीं रहती। इन बी सेल के सरफेस में जो रिसेप्टर्स होते हैं उन रिसेप्टर की कॉन्फ़िगरेशन बदल देते हैं, जिससे कि वो सेल्फ रिएक्टिव की नहीं नेचर की नहीं रहती, और कोई रह भी जाती है तो उसको किल करा दिया जाता है बाई एपोप्टोसिस। तो RAG1 और RAG2 जो होते हैं वो बी सेल्स को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर मान लो कि इनमें क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, ससेप्टिबिलिटी हो जाए किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर या लाइफस्टाइल फैक्टर की वजह से, तो क्या होगा, ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा, और जो सेल्फ रिएक्टिव बी लिम्फोसाइट्स होंगी वो हमारे टिश्यूज में आ जाएंगी, हमारी बॉडी में आ जाएंगी। ठीक है, वो क्या करेंगी, ऑटोइम्यून डिसीज को कवर करेंगी। तो ये तो हमने देखा कि कैसे जेनेटिक फैक्टर एक तो प्रोडक्शन करा रहे हैं ऑटो एंटीबॉडीज का, और साथ ही साथ ये देखा कि सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स कैसे जनरेट हो रहे हैं ड्यू टू एनी एबनॉर्मलिटी इन द जेनेटिक फैक्टर्स। अब हम रोल देखते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर का और इम्यूनोलॉजिक फैक्टर का। एनवायरमेंटल फैक्टर का क्या रोल होता है तो एनवायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं वो ट्रिगर करने का काम करते हैं। ट्रिगर करने का काम कैसे करते हैं, मैंने आपको जेनेटिक फैक्टर में क्या बताया था कि जेनेटिक फैक्टर क्या करेगा, या तो प्रोडक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडी करेगा, या फिर सेल्फ रिएक्टिव की लिम्फोसाइट्स को रिलीज करवाएगा। ठीक है, एनवायरमेंटल ट्रिगर क्या करते हैं, ये जो सेल्फ रिएक्टिव नेचर की लिम्फोसाइट्स होती हैं इनको एक्टिवेट कर देते हैं। ये बन तो गई थी लेकिन एक्टिवेट नहीं थी। एक्टिवेट कौन कर देता है, दीज एनवायरमेंटल ट्रिगर्स। इसके साथ साथ ये प्रोडक्शन भी कराते हैं किसका, ऑटो एंटीबॉडी का। इन सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करके फिर इनसे क्या कराते हैं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवाते हैं। तो जो सेल्फ रिएक्टिव बन गई थी उनको ये एनवायरमेंटल ट्रिगर एक्टिवेट कर देते हैं, और एक्टिवेट करके उन्हीं से क्या क्या बनवाते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज बनवाते हैं। चलो कौन कौन से एनवायरमेंटल ट्रिगर्स हैं एसएलई में वो देख लेते हैं। एक है अल्ट्रावायलेट लाइट का एक्सपोजर। अगर मान लीजिए किसी पर्सन के जीन्स जो है वो ससेप्टेबल है, और वो ससेप्टेबल जीन अल्ट्रावायलेट रेस से एक्सपोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके डीएनए में, जेनेटिक नेचर में चेंज आ जाता है, उनके अंदर म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, हमने आपसे बात करी थी ना अभी थोड़ी देर पहले जीन्स के बारे में, लाइक ये वाले जो जीन्स थे AIRE, FOXN1, RAG1, RAG2। मान लो ऐसे जो जीन्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं एसएलई को, इनके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज का एक्सपोजर होता है, और ये ससेप्टेबल पर्सन इस एक्सपोजर की वजह से इनके जेनेटिक मटेरियल में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। और आपको पता है कि अगर जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ गया है किसी भी सेल के, तो वो सेल्स इस खराब जेनेटिक मटेरियल को नहीं रखना चाहती, वो या तो इस डीएनए को रिपेयर करेगी, और अगर रिपेयर नहीं होगा तो इस सेल की किलिंग कर दी जाएगी बाय एपोप्टोसिस। और जब ये सेल की किलिंग कर दी जाएगी तो जो किल्ड सेल है, जो मरी हुई सेल्स हैं, उनका कचरा इकट्ठा होता रहेगा। और जब ये एपोप्टोटिक डेब्रिस जब इकट्ठा होता रहता है, तो जो न्यूक्लियर कंटेंट होता है, इस डेड सेल का जो न्यूक्लियर कंटेंट होता है, वो बाहर एनवायरमेंट में आके एक्सपोज हो जाता है। और जब ये न्यूक्लियर कंटेंट जो होता है वो बाहर एनवायरमेंट में आ जाता है, तो ये जो न्यूक्लियर कंपोनेंट है, ये एज ए एंटीजन की तरह वर्क करते हैं। किसकी तरह वर्क करते हैं, एंटीजन की तरह वर्क करते हैं। हमारी बॉडी क्या करती है, इनके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडी बनाना चालू कर देती है। बेसिकली जब ये न्यूक्लियर कंपोनेंट बाहर आता है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आता है, तो हमारी जो बी सेल्स होती हैं, कौन सी नेचर की, सेल्फ रिएक्टिव नेचर की बी सेल्स जो होती हैं, और हमारी जो डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं, वो इनको देखती हैं, इस न्यूक्लियर कंपोनेंट को, और इनके पास होते हैं TLR रिसेप्टर।
क्या होते हैं, TLR रिसेप्टर्स। उनकी मदद से इनको पहचान लेती हैं, न्यूक्लियर कंपोनेंट को पहचान लेती हैं और इनके खिलाफ क्या करती हैं, ऑटो एंटीबॉडी जनरेट करती हैं, यानी एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडी जनरेट करती है। तो आप देख रहे हैं इस यूवी लाइट के एक्सपोजर की वजह से क्या हुआ कि जो आपकी बी सेल थी सेल्फ रिएक्टिव नेचर की, ये एक तो एक्टिवेट हो गई और एक्टिवेट होके इसने इस न्यूक्लियर कंपोनेंट के खिलाफ क्या किया, ऑटो एंटीबॉडी का जनरेशन किया। तो यही बात तो मैंने बताई थी कि एनवायरमेंटल ट्रिगर क्या करेंगे, जो आपकी सेल्फ रिएक्टिव नेचर की लिम्फोसाइट्स थी उनको एक्टिवेट करेंगे और उनको एक्टिवेट करके उनसे ऑटो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करवाएंगे। तो देखो एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करा दिया। चलो इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो एनवायरमेंटल ट्रिगर की तरह काम करते हैं, लाइक एप्स्टीन बार वायरस। एप्स्टीन बार वायरस क्या करता है, मिमिक्री शो करता है। यूजुअली क्या होता है कि जो हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, ये हमारी बॉडी के एंटीजन्स को लेके जाती हैं लिम्फोसाइट्स के पास, और लिम्फोसाइट्स इनके खिलाफ कोई अटैक नहीं करता, ठीक है, हमारी बॉडी के एंटीजन के खिलाफ। लेकिन कभी कभी क्या करता है, ये एप्स्टीन बार वायरस जो है, ये इस सेल्फ एंटीजन की मिमिक्री करके इसकी जगह बाइंड हो जाता है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चरल और बिहेवियर बिल्कुल ऐसा होता है। ये जो वायरस है EBV वायरस जो है, इसका जो बिहेवियर है, स्ट्रक्चर जो है, वो बिल्कुल ऐसा होता है इस सेल्फ एंटीजन की तरह। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पहचान नहीं पाती कि ये वायरस है कि ये सेल्फ एंटीजन है, तो वो इस वायरस को अपने साथ अटैच करके किसके पास ले जाती है, लिम्फोसाइट्स के पास ले जाती है। लिम्फोसाइट्स जो हमारी थी वो इस सेल्फ एंटीजन के खिलाफ कोई अटैक नहीं करती थी, बट जो ये वायरस है इसके खिलाफ तो अटैक करेगी क्योंकि ये फॉरेन पार्टिकल है। तो जिसकी वजह से जो हमारी सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स थी, जो हमारी बॉडी के खुद के एंटीजन के खिलाफ कोई रिएक्शन नहीं शो कर रही थी, बट इसकी यहां हमारा खुद का एंटीजन था ही नहीं। इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को लगा तो ये था कि ये हमारी बॉडी का एंटीजन है, बट वो हमारी बॉडी का एंटीजन नहीं था, वो एप्स्टीन बार वायरस था, और उसको उसने अटैच कर लिया और लिम्फोसाइट को लाके दिखा दिया ये सोच के कि मैं सेल्फ एंटीजन दिखा रही हूं, बट वो सेल्फ एंटीजन नहीं था, वो वायरस था। सेल्फ रिएक्टिव जो लिम्फोसाइट्स थी वो पहचान गई कि ये वायरस है, उसने इसके खिलाफ क्या हुई, एक्टिवेट हो गई, और एक्टिवेट हो गई तो इसकी वजह से, इसके एक्टिवेशन की वजह से वहां पे जो टिश्यू था उस टिश्यू के अंदर क्या देखने को मिला, डैमेज देखने को मिला। कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो इंड्यूस करती हैं SLE को, जैसे हाइड्रोलाजीन, प्रोकेनामाइड और डीपेनिसिलामीन, ठीक है, जो SLE को इंड्यूस करती हैं। सेक्स हार्मोन्स का रोल देखा गया है SLE को कॉज करने में। एस्ट्रोजन का इंपैक्ट देखने को मिला है ड्यूरिंग द पीरियड्स एंड द प्रेगनेंसी, एस्ट्रोजन लेवल एलिवेट करता है, और उस टाइम पे ये देखा गया है कि फीमेल्स आर मोर ससेप्टेबल फॉर द SLE एज कंपेयर टू द मेल। फीमेल्स आर मोर ससेप्टेबल फॉर द SLE बिकॉज समवेयर X जो क्रोमोसोम होता है उसका रोल SLE में देखा गया है। इनके एक्चुअल मैकेनिज्म अभी बहुत डिटेल में डिस्कवर नहीं हुए हैं, बट ऐसा एज्यूम करते हैं साइंटिस्ट, देयर इज अ रोल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ SLE व्हेन द पर्सन इज ससेप्टेबल, ठीक है। और सिगरेट स्मोकिंग जो है ये भी एक कॉज है SLE का। तो ये तो हमने बात करी एनवायरमेंटल ट्रिगर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे इम्यूनोलॉजिक फैक्टर के बारे में कि इम्यूनोलॉजिक फैक्टर क्या करते हैं। तो इम्यूनोलॉजिक फैक्टर भी वही काम करते हैं जो हमारा एनवायरमेंटल ट्रिगर्स करते थे। ये क्या करते हैं, सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करा देते हैं। हमारी बॉडी में जो सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स बन रही थी उनको एक्टिवेट करा देते हैं, और उनको एक्टिवेट करा के क्या करेंगे, उनसे एंटीबॉडी का, ऑटो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करवाएंगे। तो जो सो रही थी तो सेल्फ रिएक्टिव नेचर की, लेकिन अभी जगी नहीं थी, एक्टिवेट नहीं थी, तो सेल्फ रिएक्टिव जो लिम्फोसाइट्स थी उनको एक तो एक्टिवेट करवा दिया, और एक्टिवेट करवा के इनसे क्या बनवाते हैं, ऑटो एंटीबॉडी बनवाते हैं। कौन, इम्यूनोलॉजिक फैक्टर्स। कैसे, समझिएगा। मान लीजिए किसी भी रीजन से, ड्यू टू एनी रीजन, हमारी बॉडी की किसी सेल के अंदर डेथ हुई। अब द डेथ में बी ड्यू टू द एपोप्टोसिस और ड्यू टू एनी सेल इंजरी, किसी की वजह से सेल की डेथ हुई। सेल की डेथ हुई तो सेल का जो न्यूक्लियर कंपोनेंट था वो आउटसाइड एनवायरनमेंट में एक्सपोज हुआ, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। जब ये एक्सपोज हुआ तो उस टाइम पे हमारी बॉडी के, मान लो कोई पर्सन X है, ठीक है, ये कोई पर्सन X है, इसकी बॉडी के जो जीन्स थे वो थोड़े ससेप्टेबल जीन्स थे, जो इन्वायरमेंटल ट्रिगर और लाइफस्टाइल फैक्टर की वजह से ट्रिगर हो गए। रिपीट अगेन, एक कोई X पर्सन है, इस X पर्सन के अंदर जो बॉडी की सेल्स थी उनकी डेथ हुई ड्यू टू एनी रीजन। डेथ हुई तो न्यूक्लियर कंपोनेंट जो था उन सेल्स का जिनकी डेथ हुई है वो बाहर आया। ये पर्सन जो था ये किसी एनवायरमेंटल फैक्टर से क्या हुआ, ट्रिगर हुआ। इस एनवायरमेंटल फैक्टर ने इस पर्सन के जो जीन्स थे उनको क्या किया, थोड़ा मैनिपुलेट किया। जीन्स के मैनिपुलेट करने की वजह से, जीन्स के डिसरेगुलेशन की वजह से जो सेल्फ टॉलरेंस थी वो फेल हो गई, और सेल्फ टॉलरेंस फेल होने की वजह से उसके अंदर से क्या निकली, सेल्फ रिएक्टिव नेचर की बी लिम्फोसाइट्स और
टी लिम्फोसाइट्स निकली। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स ने किसको देखा? इस न्यूक्लियर कंपोनेंट को देखा, और इस न्यूक्लियर कंपोनेंट को देख के बी लिम्फोसाइट्स और जो टी लिम्फोसाइट्स थी वो एक्टिवेट हो गई, और इस न्यूक्लियर कंपोनेंट के खिलाफ क्या प्रोड्यूस किया उन्होंने? ऑटो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी। बस नहीं, क्या प्रोड्यूस करी? ऑटो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी। अच्छा, अब ये जो ऑटो एंटीबॉडीज जो होती हैं ये किससे बाइंड हो गई? इस न्यूक्लियर कंपोनेंट के साथ। तो यहां पे क्या है? न्यूक्लियर कंपोनेंट, और इससे कौन बाइंड हो गई आपकी? ऑटो एंटीबॉडी। बात समझ आई? तो क्या बना? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना। अब जब ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को, ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है ये बाइंड करता है किसके साथ? एफसी रिसेप्टर के साथ। थोड़ा वापस से रिपीट करते हैं, एक बार जल्दी जल्दी से ध्यान से सुनना। कोई पर्सन एक्स था, इसकी बॉडी की सेल की डेथ हुई ड्यू टू एनी रीजन, न्यूक्लियर कंटेंट बाहर आया, ठीक है। अब किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से इस पर्सन के जो जीन्स थे वो जो मैनिपुलेट हो गए, ट्रिगर हो गए, जिसकी वजह से इसकी बॉडी में सेल्फ रिएक्टिव नेचर की बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट जनरेट हुई ड्यू टू द फेलियर ऑफ सेल्फ टॉलरेंस। ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स ने इस न्यूक्लियर कंपोनेंट को देखा, और इसको देखते ही इसके खिलाफ क्या बना दी? ऑटो एंटीबॉडी बना दी। ये ऑटो एंटीबॉडी उस न्यूक्लियर कंपोनेंट से जाके बाइंड करी, और उसने क्या बनाया? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाया। अब ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या करता है? जो बी सेल होती हैं, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये हमारी बॉडी की बी सेल और डी सेल, डेंड्राइटिक सेल, बी सेल और डेंड्राइटिक सेल के ऊपर जो ये एफसी रिसेप्टर होता है, क्या होता है? एफसी रिसेप्टर। हमारी बी सेल और डेंड्राइटिक सेल के ऊपर क्या होता है? ये एफसी रिसेप्टर होता है। तो ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है ये इस एफसी रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है, ठीक है। अब जब ये जाके बाइंड करता है तो जो हमारी बी सेल होती हैं और जो हमारी डेंड्राइटिक सेल होती हैं इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को अपने अंदर जमा कर लेती हैं, एंडोसाइटोसिस कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? एंडोसाइटोसिस। आप देख रहे हैं ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स था, और इसको क्या क्या कर लिया? इस बी सेल ने और इस डेंड्राइटिक सेल ने अपने अंदर ले लिया। ये देखो, ये रहा, देख पा रहे हैं आप? ब्लैक कलर से दिखाएं। ये देखो यहां पे ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स किसने किया? बी सेल ने और डेंड्राइटिक सेल ने इनको अपने अंदर एंगल्फ कर लिया। किसकी हेल्प से? एफसी रिसेप्टर की हेल्प से। एंगल्फ करने के बाद क्या हुआ? जब ये बी सेल के अंदर गया, जब ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बी सेल के अंदर गया तो बी सेल के साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट था? टीएलआर रिसेप्टर प्रेजेंट था। तो इस टीएलआर रिसेप्टर जो था वो इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को अपनी बॉडी में आते हुए देखते ही एक्टिवेट हो जाता है, और इस बी सेल से कहता है कि ऑटो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करो। रिपीट अगेन, जब इस बी सेल के अंदर ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स गया तो इस बी सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट थे टीएलआर रिसेप्टर। इन टीएलआर रिसेप्टर ने जब इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को आते हुए देखा तो वो एक्टिवेट हो गए, और उन्होंने बी सेल से कहा कि ऑटो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करो, और ऑटो एंटीबॉडी प्रोड्यूस है। अच्छा सर, डेंड्राइटिक सेल की बॉडी में गए थे तो क्या? डेंड्राइटिक सेल के अंदर गए थे तो क्या हुआ? जब ये डेंड्राइटिक सेल के अंदर जाते हैं तो डेंड्राइटिक सेल के अंदर आते हुए इनको फिर से कौन देखता है? टीएलआर रिसेप्टर। डेंड्राइटिक सेल के साइटोप्लाज्म में भी क्या होते हैं? टीएलआर रिसेप्टर होते हैं। जब ये टीएलआर रिसेप्टर इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को अपनी बॉडी में आते हुए देखते हैं तो ये क्या करते हैं? डेंड्राइटिक सेल से कहते हैं कि तुम इंटरफेरॉन्स रिलीज करो और साइटोकाइंस रिलीज करो। ये जो इंटरफेरेंस और साइटोकाइंस होते हैं ये क्या कराते हैं? इम्यून रेस्पॉन्स को एक्सजरेट कर देते हैं और ज्यादा अमाउंट में एपोप्टोसिस कराते हैं, यानी और ज्यादा अमाउंट में क्या कराते हैं? सेल डेथ कराते हैं। जब और ज्यादा अमाउंट में सेल डेथ होती है तो वही प्रोसेस फिर से स्टार्ट होने लगता है कि ये सेल डेथ वापस हम जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे आ जाते हैं। तो ये एक तरह से पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम करता है, और सेल डेथ होती है। बस समझ में? सो दिस वाज ऑल अबाउट द इटियोजेनेसिस एंड पैथोजेनेसिस ऑफ द एसएलई। मैंने आपको समझाया कि जेनेटिक फैक्टर कैसे रोल प्ले करते हैं, इन्वायरमेंटल ट्रिगर कैसे रोल प्ले करते हैं, और इम्यूनोलॉजिक फैक्टर कैसे रोल प्ले करते हैं। बात समझ में आई? इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एसएलई पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।